प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और यह पार्ट फर्स्ट है। भारतीय संविधान की बात करें उससे पहले हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं। आपने देखिए माउंटबेटन को आप अच्छे से जानते हैं। आप एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं और आपने बीए पार्ट थर्ड में ये पढ़ा है। माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल इस उद्देश्य से ही नियुक्त किया गया था कि वह भारत से सत्ता का हस्तांतरण शीघ्रता से तथा उचित ढंग से कर दे। यह एक जटिल कार्य था और दुनिया में पहले कभी इस प्रकार का कार्य हुआ नहीं था। मैं यूं कहूं विद्यार्थियों कि समूची दुनिया के पास में इस प्रकार के किसी देश के विभाजन का कोई अनुभव नहीं था। वो कार्य माउंटबेटन को करना था। माउंटबेटन ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बताया कि जब उसको भारत के लिए अपॉइंट किया गया तो वो बड़ी परेशानी महसूस की उसने कि ये कार्य कैसे संपादित होगा। और फिर उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को अपनी बहुत सारी मांगें बताई कि मुझे, और जिसमें एक ये भी कहा कि मुझे एक पर्सनल प्लेन चाहिए। और माउंटबेटन उस इंटरव्यू में कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि ये मांगे स्वीकार नहीं होगी, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि उसको प्लेन भी दिया और जो चीज़ें उसने मांगी वो सारी उसको उपलब्ध करवाई। तो वो भारत आया। 23 मार्च से 15 जून 1947 के मध्य भारत के संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत थे वो स्वीकार कर लिए गए थे और सत्ता हस्तांतरण का तरीका क्या रहेगा इस पर भी चर्चा हो चुकी थी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई और 15 जून को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने उसे स्वीकार कर लिया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। ये विद्यार्थियों वहाँ के अपर हाउस और लोअर हाउस है। हमारा जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। 18 जुलाई 1947 को वो जो वहाँ पर विधेयक पारित हुआ उस पर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ सेकंड के हस्ताक्षर हो गए और इसके साथ ही घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 को विभक्त भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। आप शब्द पे गौर किया विद्यार्थियों, आपने विभक्त भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी भारत के टुकड़े होंगे और उन टुकड़ों को उनकी संप्रभुता उनको सौंप दी जाएगी। भारत सचिव जो उस समय था उसने इस अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम अद्वितीय है। कौन सा अधिनियम? जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिली। आगे लिखता है, आगे कहता है भारत सचिव, इससे पूर्व कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने न केवल एक
लघु विधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इतनी बड़ी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक लघु विधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। ये मैंने रिपीट किया है मेरा वाक्य विद्यार्थियों। मैं भारत सचिव के पूरे स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम अद्वितीय है। यदि आप इतना स्टेटमेंट भी लिखते हैं तो ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके आगे क्या लिखा है? इससे पूर्व कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक लघु विधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। तो ये भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का। भारत के संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो सभा गठित की गई उसे संविधान सभा की संज्ञा दी गई। चूंकि संविधान एक विशेष प्रकार की विधि होती है, एक लॉ है, एक कोड है, जिसे बहुधा मूल विधि की संज्ञा दी जाती है। अतः संविधान सभा का विशेष दर्जा माना जाता है। इसे प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिखित संविधान इसी प्रकार की संविधान सभाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। संविधान सभा की प्रेरणा के स्रोत 17वीं व 18वीं सदियों की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही हैं। इन क्रांतियों ने ही इन विचारों को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन में आपको यदि बीए थर्ड ईयर की बातें याद हैं तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन ने अपने 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन संबंधी प्रस्ताव प्रकाशित कर दिया था। इसके अंतर्गत संविधान सभा की सदस्य संख्या 385 रखी गई। इनमें से 292 प्रतिनिधियों के चुनाव हुए। शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे। वे निर्वाचित न होकर शासकों के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यह संख्या 93 से घटकर 83 रह गई। इसका कारण यह था कि देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत ने अपने यहाँ से 16 प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। 292 निर्वाचित सदस्यों में से 212 कांग्रेस प्रतिनिधि थे, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर अधिकार किया था। शेष 7 सीटों पर अन्य दलों का अधिकार था। कांग्रेस को इतने भारी मत में देखकर मुस्लिम लीग विचलित हो गई और उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान सभा में लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। लीग की अनुपस्थिति में 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में इसकी बैठक प्रारंभ हुई। लीग के सदस्य हैं, लीग के सदस्यों के संविधान सभा से
अलग हो जाने पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में 82% हो गया। इस कारण कांग्रेस ने संविधान सभा से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह संविधान सभा को ऐसे प्रभुत्व संपन्न निकाय के रूप में मानेगी जिसे अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम बनाने की कैपेसिटी प्राप्त होगी तथा जो सांप्रदायिक संबंधी योजना की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र होगी। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत होने के कारण संविधान निर्माण का कार्य सुगम हो गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। विद्यार्थियों, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया और वह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया तथा साथ ही 6 समितियां गठित की गई। सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं। संघ संविधान समिति पहली है, दूसरी है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी संघ शक्ति समिति, चौथा मूल अधिकार समिति, 5 प्रारूप समिति और अंतिम जो छठी समिति है वो वार्ता समिति। वार्ता समिति का कार्य देशी रियासतों से वार्ता करना था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान और ये जो संविधान का प्रारूप है फरवरी 1948 को अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके प्रकाशित होने पर संशोधन आने लगे। विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रारूप समिति ने पुनः एक मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया और 15 नवंबर 1948 से उस पर लगातार विचार करना जो है वो प्रारंभ हो गया। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर विचार हो चुका था। यह इसका प्रथम वाचन कहा जाता है। इस अंतराल में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ। सभा के 10वें अधिवेशन में प्रारूप के 315 अनुच्छेदों पर फिर लगातार पूरा विचार हुआ और इसकी प्रस्तावना का अंतिम रूप स्वीकार किया गया। यह दूसरा वाचन था। तीसरा वाचन संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में हुआ और यह 14 से 27 नवंबर तक चलता रहा। संविधान सभा का अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 था। संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गईं। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक तीनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करें। इसी दिन अध्यक्ष ने भी अपने हस्ताक्षर किए और यह संविधान पारित घोषित किया गया। इस प्रकार भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान सभा की बैठकें केवल 167 डेज हुई, 167 दिन। अधिकतर कार्य आपसी समझौते, सहमति तथा कांग्रेस पदाधिकारियों के आपसी तालमेल से ये कार्य संपन्न हुआ। नवीन संविधान के लागू होते ही भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
अब विद्यार्थियों बात करते हैं ये जो संविधान है इसकी प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था। प्रस्तावना इस प्रकार से है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता में वृद्धि करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना के अंदर बात आई। अब विद्यार्थियों, ये जो प्रस्तावना है यह उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित नेहरू का था, प्रस्तावना के अभी मैंने बताया प्रारंभ में 5 तत्वों पर आधारित थी। वो 5 तत्व थे: संघवाद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फेडरलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक समाजवाद, संसदीय सरकार और 5वां न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। प्रस्तावना में एक बात मैं आपको विद्यार्थियों बताना चाहूँगा। प्रस्तावना में हरि विष्णु कामत ने ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, परंतु हृदयनाथ कुंजरू के विरोध करने पर यह नहीं जोड़ा गया। नवीन संविधान जिस ढांचे पर निर्मित किया गया उसका आधार वही था जिस पर ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक ढांचे का ऐतिहासिक विकास हुआ था और जिसका प्रारंभ 1858 से तथा परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली तथा प्रतिनिधिक एवं उत्तरदायी सरकार का प्रावधान करने के लिए उस ढांचे में कुछ परिवर्तन अवश्य किए गए थे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।